स्टूडेंट, साइंस फर्स्ट 8th चैप्टर धातु विज्ञान, उसमें अगला टॉपिक है आयनिक यौगिक। आप इसके पहले 9th में भी पढ़े थे। अभी लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। धातुएं जब धन इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं तो धन आयन बनाती हैं, और अधातुएं जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं तो ऋण आयन बनाती हैं। धन आयन और ऋण आयन के संयोग से जो यौगिक बनता है उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो धन आयन और ऋण आयन से बनने वाले यौगिकों को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। अब धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे के विपरीत विद्युत आवेशित होते हैं। आप जानते हैं कि विद्युत विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल निर्मित होता है। तो आयनिक यौगिक भी धन आयन और ऋण आयन के बने होते हैं। तो धन आयन और ऋण आयन के बीच एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल का निर्माण होता है, और इस आकर्षण बल के कारण ही धन आयन और ऋण आयन के बीच एक बंधन बनता है, जिसको हम आयनिक बंध कहते हैं। और आयनिक बंध से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिक में धन आयन और ऋण आयन की संख्या और उन पर स्थित विद्युत आवेश का मूल्य ऐसा होता है कि धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे को संतुलित करते हैं, जिसके कारण आयनिक यौगिक विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। आयनिक यौगिक मैंने क्या बताया, विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। क्यों? आयनिक यौगिक में धन आयन और ऋण आयन होते हैं, और धन आयन और ऋण आयनों की संख्या और उन पर स्थित आवेश का मूल्य ऐसा होता है कि धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, जिसके कारण आयनिक यौगिक जो है विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। सभी आयनिक यौगिक जो होते हैं केलासी होते हैं, यानी छोटे छोटे केलास के रूप में पाए जाते हैं, और इनके केलास के कण जो है उनके पृष्ठभाग जो है चिकने तथा चमकदार होते हैं। आयनिक यौगिक केलासी क्यों होते हैं? आयनिक यौगिक में मैंने बताया आपको आयन होते हैं। आयन जो होते हैं एक नियमित विन्यास के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी एक नियमित कोण पर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो आयनिक यौगिक में आयनों का एक नियमित क्या होता है, विन्यास होता है। उस नियमित विन्यास के कारण ही आयनिक यौगिकों को केलासी रूप प्राप्त होता है। अलग अलग आयनिक यौगिकों के आयनों की रचना और विन्यास अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग आयनिक यौगिकों के केलासों का आकार भी अलग अलग होता है। तो आपने देखा कि केलासों में, आयनिक यौगिकों के केलासों में जो आयनों का जो विशिष्ट विन्यास होता है उसके कारण ही उनको आकार प्राप्त होता है। और आयनिक यौगिक में जो विजातीय आयन होते हैं उनके बीच आकर्षण होता है, और सजातीय आयनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। इसके कारण ही उसको एक आकार प्राप्त होता है। केलासी संरचना में धन आयन के चारों ओर ऋण आयन और ऋण आयन के चारों ओर धन आयन, ऐसा विन्यास होता है। केलासों में धन आयन ऋण होते, तो धन आयन के चारों ओर ऋण आयन होते हैं, ऋण आयन के चारों ओर क्या होते हैं, धन आयन होते हैं। ऐसा विन्यास बना से जुड़ते हुए वो जुड़ते हैं। धन आयन के चारों ओर ऋण आयन, ऋण आयन के चारों ओर धन आयन, धन आयन के चारों ओर ऋण आयन, इस तरह वह जुड़ते हुए एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं, जिसके कारण उनको एक केलासी एक रचना प्राप्त होती है, एक आकार प्राप्त होता है। इसलिए केलासी संरचना के लिए दो घटक महत्वपूर्ण है, धनावेशित और ऋण आवेशित उन आयनों का आयतन और उनके बीच का विद्युत आकर्षण बल का परिणाम कितना है, कितना कम है विद्युत आकर्षण बल, कितना ज्यादा, उस आधार पर वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उनको केलासी रचना प्राप्त होती है। अब आयनिक यौगिक और उनके गुणधर्म, आज की बुक में एक प्रैक्टिकल दिया है। कुछ आयनिक यौगिक लिए जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, बेरियम क्लोराइड है, इसके नमूने लिए आपको बुक में डायग्राम भी दिया है कि उस नमूनों को लेकर बर्नर के सामने लेके जाता है, जलता है कि नहीं जलता है, फिर उनका पानी का विलयन बनाकर उसमें बल्ब लगाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो उसमें बल्ब जलता है कि नहीं जलता है।
इससे पता चलता है कि आयनिक यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है कि नहीं प्रवाहित होती है। ये सभी आपको प्रयोग बताया गया है। उस आधार पर आयनिक यौगिकों के कुछ गुणधर्म हैं जो आपकी बुक में दिए हैं। उसमें से पहला गुणधर्म है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं और कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में और कठोर होते हैं। आपको वैज्ञानिक कारण भी पूछता है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में क्यों पाए जाते हैं, कठोर क्यों होते हैं। आपको पता है कि आयनिक यौगिक में धन आयन होते हैं, धन आवेशित आयन, ऋण आवेशित आयन होते हैं। वो एक दूसरे से विजातीय होते हैं, विपरीत विद्युत आवेश वाले होते हैं, जिसके कारण उनके बीच एक तीव्र आकर्षण बल का निर्माण हो जाता है और उस आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक के जो अणु है एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हैं। इसके लिए आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ठोस अवस्था में, यानी आयन क्या होते हैं, इतना बीच आकर्षण बल हो जाता है कि वह आयन घूम नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह, तो वो एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं। इसके कारण एक स्थिर संरचना प्राप्त होती है। इसलिए आयनिक यौगिक क्या है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और कठोर होते हैं। आयनिक यौगिकों का दूसरा गुणधर्म होता है, आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं। उनको दाब प्रयोग किया जाता है, दाब प्रयोग करके उनको तोड़ा जा सकता है, उन पर प्रेशर डालकर उनको तोड़ा जा सकता है। तो आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं। अब आता है, आयनिक यौगिकों का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। अब यह भी आपको वैज्ञानिक कारण पूछता है कि आयनिक यौगिकों का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है। तो अभी आपको पता है कि आयनिक यौगिकों में आयन होते हैं, जिसके कारण आयनिक यौगिकों में आंतर आणविक आकर्षण बल और बहुत ही अत्यधिक होता है। अब द्रवणांक मतलब पिघलना, क्वथनांक मतलब वाष्प में परिवर्तित होना। जब द्रवण होता है तो यानी उसकी अवस्था का क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्वथन होता है तो यानी उसकी अवस्था का क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब अवस्था परिवर्तन होता है तो उनके बीच का जो बंधन है उसको तोड़ना पड़ता है। अब आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में रहते हैं, उनके बीच आणविक आकर्षण बल बहुत तीव्र होता है। अब उस तीव्र आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसके कारण आयनिक यौगिकों का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। यानी बहुत अधिक तापमान पर द्रव में पिघलते हैं, द्रव में परिवर्तित होते हैं या वाष्प में परिवर्तित होते हैं। अब अगला गुणधर्म आयनिक यौगिकों का, आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक को जब पानी में मिलाया जाता है तो आयनिक यौगिकों के जो आयन होते हैं एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आयनिक यौगिकों के आयनों के बीच में पानी के अणु आ जाते हैं। पानी के अणुओं के आने के कारण जो आयनिक यौगिकों के अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है, आयनों के बीच का जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है। वह एक दूसरे से दूर होकर फ्रीली घूमने लगते हैं। इसलिए आयनिक यौगिक क्या हो जाते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। लेकिन आयनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक जैसे मिट्टी के तेल है, केरोसिन है, जिसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, इसमें नहीं घुलते, क्योंकि यह विलायक आयनिक यौगिकों को, आयनों को एक दूसरे से विस्थापित नहीं कर पाते। लेकिन पानी के में जब भी आप घुलाते हैं तो पानी के अणु उनके आयनों को विस्थापित कर देते हैं, एक दूसरे से विमुख होकर एक विशेष दिशा में वो घूमने लगते हैं। इस कारण आयनिक यौगिक क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। अब आयनिक यौगिकों का अगला गुणधर्म है, आयनिक यौगिक मैंने बताया जब ठोस अवस्था में रहते हैं, अपने मेन अवस्था में रहते हैं, शुद्ध अवस्था में रहते हैं, तो उनके आयन गतिशील नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल रहता है। इसलिए आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में कभी भी विद्युत का संवहन नहीं करते। आयनिक यौगिकों में अगर ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक है तो उसमें से विद्युत का संवहन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आयनिक यौगिकों को पिघला दिया जाए या उनका जली विलयन बनाया जाए तो आयनिक यौगिक पिघलने से उनके बीच का बंधन टूट जाता है। इसलिए आयन फ्रीली घूमने लगते हैं, या पानी में जली विलयन बनाने से उनका वियोजन हो जाता है, उनके आयन अलग अलग हो जाते हैं। तो आयन जब घूमने लगते हैं तो उसमें से विद्युत धारा का संवहन होने लगता है। इसलिए आयनिक यौगिक तो ठोस अवस्था में
विद्युत का संवहन नहीं करते, लेकिन पिघली व्यवस्था में या उनका जलीय विलयन जो होता है विद्युत का संवहन करता है। तो आयनिक यौगिक के 5 गुणधर्म मैंने बताया। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं, कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का संवहन नहीं करते, परंतु पिघली अवस्था में या उनका जलीय विलयन विद्युत धारा का संवहन होता है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में क्यों होते हैं उसका वैज्ञानिक कारण भी मैंने बताया। आयनिक यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है, उसका भी कारण मैंने बताया। तो है अब अगला टॉपिक है आपको धातु विज्ञान। धातु विज्ञान इंग्लिश में कहते हैं मेटलर्जी। धातु विज्ञान क्या है? आप बहुत सी धातुएं यूज करते हैं, लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, बहुत सी धातुएं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सी धातुओं का आपका दैनिक जीवन में उपयोग होता है। लेकिन ये धातुएं रहती कहाँ है? ये धातुएं इतना इजीली नहीं मिलती, इतना आसानी से नहीं मिलती। ये धातुएं पृथ्वी के भूगर्भ में पाई जाती है, पृथ्वी के भूगर्भ से इनको प्राप्त किया जाता है। तो धातु का तो यानी जो पृथ्वी के भूगर्भ में जो आयनिक धातुएं जो है शुद्ध अवस्था में नहीं रहती, यौगिक अवस्था में रहती, उसको खनिज कहा जाता है। तो धातुओं के खनिज से धातुओं को निकालना, धातुओं का निष्कर्षण करना और उसकी शुद्धिकरण करना, इससे संबंधित विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? धातु विज्ञान कहते हैं। धातु का उसके खनिज से निष्कर्षण और उपयोग के लिए उसका शुद्धिकरण, इससे संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी को धातु विज्ञान कहते हैं। मैंने आपको बताया कि धातुएं पृथ्वी के भूगर्भ में रहती हैं। आप जानते हैं कि धातुएं अधिकतर क्या होती है? क्रियाशील होती हैं। क्रियाशील होने के कारण धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलती। यानी मुक्त अवस्था मतलब सोना है तो लोहा है तो लोहे के रूप में ही नहीं डायरेक्ट मिलता, वह लोहे के यौगिक के रूप में मिलता है। डायरेक्ट लोहा नहीं मिलता है आपको, उससे आपको उसके यौगिक से आपको लोहा निकालना पड़ता है, क्योंकि धातुएं क्रियाशील होती हैं। वह किसी न किसी तत्व के साथ क्रिया करके यौगिक बना लेती। धातुओं के यौगिक अधिकतर उनके ऑक्साइड के रूप में रहते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इस तरह, या उनके कार्बोनेट जैसे एल्युमिनियम कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, इस रूप में रहते हैं, या उनके सल्फाइड के रूप में आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, इस तरह, या उनके नाइट्रेट के रूप में। तो धातुएं इसके रूप में पाई जाती है, इन लवणों के रूप में पाई जाती है। यानी धातुएं स्वतंत्र रूप से नहीं रहती, यौगिक के रूप में रहती है। उसको कहा जाता है संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो धातुएं पृथ्वी के भूगर्भ में स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती, यौगिक के रूप में, उनके लवणों के रूप में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं जो है जो कम क्रियाशील हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम है, जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, वही मुक्त अवस्था में पृथ्वी के भूगर्भ में मिलती हैं। परंतु बाकी सब धातुएं क्रियाशील होने के कारण यौगिक अवस्था में पाई जाती हैं। तो धातुओं के जो यौगिक है ये पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाते हैं, और उसमें भी कुछ अशुद्धियां रहती हैं, उनको भी निकालना पड़ता है। तो धातुओं के वे यौगिक जो अशुद्धियों के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं, उनको हम उन धातुओं का खनिज कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। इन खनिजों से धातुओं को अलग किया जाता है, निकाला जाता है। धातुओं के यौगिक जो अशुद्धियों के साथ प्रकृति में मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और इन खनिजों से धातुओं को क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो वे खनिज, धातुओं के वे खनिज जिनसे धातुएं जो हैं आसानी से और लाभदायक पद्धति, यानी उसमें ज़्यादा खर्चा ना हो, कम खर्चे में आसानी से और लाभदायक पद्धति से धातुएं प्राप्त की जा सकती है। धातुओं के खनिज तो बहुत हो सकते हैं, लोहे का बहुत सारे खनिज है, लेकिन लोहे के कौन से खनिज थे, लोहे के कौन से यौगिक से आप धातु को आसानी से प्राप्त कर सकते हो, प्रॉफिटेबल रूप में प्राप्त, लाभदायक पद्धति से आप प्राप्त कर सकते हो, उससे उस धातु का अयस्क कहते हैं। वह खनिज जिससे धातु आसानी से और लाभदायक पद्धति से प्राप्त की जा सकती है, उसे हम धातुओं का क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं।
अयस्क किसे कहते हैं? धातुओं का वह खनिज जिससे धातुएं आसानी से और लाभदायक पद्धति से प्राप्त की जा सकती हैं, उन्हें हम धातुओं का अयस्क कहते हैं। अब जानते हो कि अयस्क जो है भूगर्भ में होता है, तो ये जो अयस्क है, अयस्कों के साथ साथ मिट्टी और रेत और चट्टानी पदार्थ भी इनके साथ मिले, ये सभी अशुद्धियां भी उनके साथ क्या होती है? जुड़े रहती है। अयस्कों में यौगिकों के साथ साथ यह मिट्टी, रेत, चट्टानी पदार्थ, ये अशुद्धियां भी मिले रहते हैं। इन अशुद्धियों को मृदा कहा जाता है, इनको मृदा अशुद्धि कहते हैं। तो अयस्कों के साथ धातु के यौगिकों में क्या रहते हैं? मिट्टी, रेत, चट्टानी पदार्थ जैसे अशुद्धियां रहती हैं, इनको हम मृदा अशुद्धि भी कहते हैं। अब इन अयस्कों से जो मृदा के साथ पाए जाते हैं, इनसे धातुओं को अलग किया जाता है। हर धातु को अलग अलग करने की पद्धति क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग करने की विविध पद्धतियों का उपयोग करके धातुओं को उनके अयस्कों से प्राप्त किया जा सकता है, धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। तो अयस्कों से धातुओं को शुद्ध रूप में निष्कर्षण करने की क्रिया धातु विज्ञान के अंदर आती है। अब अयस्कों को खानों में से खनिज के रूप में बाहर निकाला जाता है। उनके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को पहले अलग किया जाता है, दूर किया। मृदा को पहले अलग किया जाता है, फिर मृदा अलग करने के बाद उस अयस्क में से धातु को अलग किया जाता है। फिर वो जो धातु प्राप्त होती है उसमें भी कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं, फिर वो शुद्धियों को से धातुओं को शुद्ध अलग करके धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। इसके बाद आपको धातु मिलती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम धातु विज्ञान कहते हैं। अब धातु विज्ञान के कौन से सिद्धांत हैं? धातु विज्ञान के 3 सिद्धांत हैं। पहले अयस्कों का सांद्रीकरण, दूसरा फिर अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, फिर तीसरा धातु का शुद्धिकरण। मैंने अभी आपको बताया कि जब अयस्क पाया जाता है भूगर्भ में खनिज के रूप में, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। तो पहले अशुद्धियों को अलग किया जाता है, इसको बोला जाता है अयस्क का सांद्रीकरण। पहले अशुद्धियों को अलग किया जाता है, इसको बोला जाता है अयस्क का सांद्रीकरण। जब अयस्क शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है तो उसमें से धातु निकाली जाती है, धातु प्राप्त की जाती है। इसको बोला जाता है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण। जो धातु जब मिलती है तो उसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियां भी आ गई रहती हैं, उन अशुद्धियों को दूर किया जाता है, तो उसको कहा जाता है धातु का शुद्धिकरण। तो धातु विज्ञान के अंतर्गत ये 3 प्रोसेस होते हैं, 3 सोपान होते हैं। अयस्क का सांद्रीकरण, धातु का निष्कर्षण, फिर धातु का शुद्धिकरण। तो पहला सोपान है अयस्क का सांद्रीकरण। अब हर अयस्क में अलग अलग तरह की अशुद्धियां होती हैं, तो अलग अलग पद्धति से उसमें से मृदा को निकाला जाता है। मृदा मतलब अशुद्धियों को, मृदा अशुद्धियों को अलग अलग पद्धति का निकाला जाता है। अयस्क का सांद्रीकरण मतलब क्या होता है? अयस्कों की मृदा अशुद्धियों को अलग करके सांद्र अयस्क प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रीकरण। लेकिन अयस्क में अलग अलग तरह की अशुद्धियां होती हैं, अलग अलग अयस्क का गुणधर्म होता है। तो सांद्रीकरण की विविध पद्धतियां होती हैं। विविध पद्धति का उपयोग अयस्क में जो धातु है, धातु का भौतिक गुणधर्म, अयस्क में पाई जाने वाली जो उपस्थित जो मृदा है, उसके आधार पर धातुओं की क्रियाशीलता, अक्रियाशीलता, उसके आधार पर अयस्क के सांद्रीकरण की पद्धतियां भी कई तरह की होती हैं। तो अयस्क की सांद्रीकरण की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।